आज की हमारी कहानी है नागपुर की मशहूर महिला नेता सना उर्फ हिना खान की, जिसकी उम्र रही होगी 35 से 36 साल। सना खान महाराष्ट्र के नागपुर शहर के एक कारोबारी की बेटी थी। सना की जो मां थी मेरुनिसा, वो नागपुर में कांग्रेस की एक कार्यकर्ता और एक सोशल वर्कर थी। मां की देखा देखी में सना भी राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। देखते ही देखते वो शहर की एक अच्छी खासी नेता बन चुकी थी। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, जिनको मेरा दिल से सलाम, वह भी नागपुर से आते हैं। सना की गडकरी जी से भी अच्छी खासी जान पहचान थी। राजनीति में सना खान की ठीक ठाक पेट को देखते हुए पार्टी ने उसे नागपुर की भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महामंत्री बना दिया था। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। सना तेजी से राजनीति में आगे भी बढ़ रही थी। लेकिन फिर अचानक 2 अगस्त साल 2023 को सना खान के तीनों मोबाइल फोन एक साथ बंद हो जाते हैं और बस यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। और इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है। सना खान 1 अगस्त को दिन के समय नागपुर से जबलपुर के लिए निकलती हैं। अपनी माँ घर में अपनी माँ को जबलपुर जाने की वो जानकारी दे चुकी थी। जबलपुर में सना का एक दोस्त रहता था, जिसका नाम था अमित साहू। अमित साहू जबलपुर में एक ढाबे का मालिक था। 2 अगस्त की सुबह सना की माँ ने सना को फोन किया था, लेकिन सना का फोन बंद आ रहा था। सना खान हमेशा अपने साथ 3 फोन रखा करती थी, लेकिन उस दिन हैरत अंगेज तरीके से वो तीनों के तीनों फोन स्विच ऑफ थे। लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके तीनों फोन एक साथ बंद आए। अब पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन सना खान से कोई भी संपर्क नहीं हो पाता लेकिन 3 अगस्त को भी जब सना का मोबाइल बंद आता है, तो घबराए घर वाले अब जबलपुर पहुंचते हैं और वो अमित से मिलते हैं। लेकिन अमित भी उन्हें यही बात बताता है कि सना मेरे पास आई तो जरूर थी, लेकिन वो 2 अगस्त को ही वापस लौट गई थी। यह सब सुनने के बाद घर वाले तुरंत जबलपुर पुलिस थाने में सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, लेकिन जबलपुर पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। इसके बजाय जबलपुर पुलिस सना के परिवार वालों को ये कहकर वहां से टरका देती है कि ये मामला नागपुर पुलिस के अंडर में आता है। अब जबलपुर पुलिस से मायूस पूरा परिवार वापस नागपुर पहुंचता है और नागपुर पहुंचकर नागपुर के मानकापुर पुलिस थाने में सना की गुमशुदगी की वो रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब चूंकि सना खान नागपुर शहर की भारतीय जनता पार्टी की एक उभरती हुई नेता थी, लिहाजा पुलिस भी तुरंत हरकत में आ जाती है। नागपुर पुलिस की एक टीम तुरंत जबलपुर पहुंचती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी सना खान का कोई सुराग नहीं मिलता। अब तक कई दिन भी बीत चुके थे और पुलिस अमित साहू से भी पूछताछ कर चुकी थी, पर पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं मिलता। अब नागपुर पुलिस ये तय करती है कि वो अमित साहू के बयान का क्रॉस चेक करेगी और अब इसी सिलसिले में नागपुर पुलिस अमित साहू के ढाबे के इर्द गिर्द लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है। सीसीटीवी जांच के दौरान पुलिस को एक छोटी सी सही लेकिन कुछ कामयाबी जरूर मिलती है। अब सीसीटीवी फुटेज में अमित साहू के बयान के उल्टे सना खान 1 और 2 अगस्त को अमित के इसी घर में आती हुई दिखाई देती है, लेकिन उस घर से जाती हुई दिखाई नहीं देती है। अमित और यहीं से पुलिस को अमित साहू पर पहला शक होता है। अब पुलिस अमित के कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर को खंगालना शुरू कर देती है। तो सीडीआर से पता चलता है कि अमित साहू और सना खान दोनों महीनों से एक दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन इस जांच पड़ताल के दौरान अमित साहू को भी पुलिस की भनक लग चुकी थी और वो अचानक गायब हो जाता है। अब अमित साहू के गायब होने के कारण नागपुर पुलिस के साथ साथ जो जबलपुर पुलिस थी वो भी घबरा उठती है कि पहले तो सना खान गायब थी और अब अमित साहू भी गायब हो गया। जबलपुर और नागपुर पुलिस ये सोचती है कि कहीं दोनों की गुमशुदगी की वजह एक तो नहीं है। अब अमित के सुराग की तलाश में पुलिस अमित साहू के ढाबे पर जा पहुंचती है। सना की तलाश को लगभग 1 हफ्ता हो चुका था, तभी ढाबे के एक मुलाजिम ने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया था। ढाबे के मुलाजिम ने पुलिस को बताया था कि अमित साहू 2 अगस्त की देर शाम को अपनी कार में ढाबे पर आए हुए थे।
इसके बाद अमित साहू ने उसी मुलाजिम को कहा कि वो कार की डिग्गी को अच्छी तरह से धो दे। तो वो कर्मचारी था, जब वो कार की डिग्गी को धोने लगता है तो उसे कार की डिग्गी में कुछ खून के छींटे दिखाई देते हैं। कर्मचारी ने जब अमित साहू से पूछा कि साहब ये क्या है, इस कार की डिग्गी में खून के छींटे लगे हुए हैं, तो अमित कर्मचारी को डांटता है, फटकारता है और कहता है कि तुम चुपचाप उस गाड़ी को साफ कर दे। इसके बाद अमित साहू अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। अब सवाल ये उठता है कि उस गुमशुदा सना खान का कत्ल हो चुका है। क्या अमित साहू ने ही सना को मार डाला? लेकिन क्यों? आखिर वो दोनों तो एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त थे। अब पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश की सुई थी वो सना और अमित के रिश्तों की तरफ घुमा दी थी। सना के घर वालों से जब पुलिस ने अमित के बारे में पूछा, तब सना की जो माँ थी उसने एक एक कहानी सुनाई जिसको लेकर वो अब तक खामोश थी। सना की मां के मुताबिक करीब साल भर पहले ही सना और अमित साहू की दोस्ती हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली और इसके बाद करीब 6 महीने पहले ही अमित साहू और सना ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी, यानी कि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। उन दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी सना की मां मेहरुनिसा के पास था। तो सना की मां और उस मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से अमित साहू और सना दोनों पति पत्नी थे। तो लेकिन अब एक बार फिर सवाल ये उठता है कि जिस दोस्त से अमित साहू ने 6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी, भला उस व्यक्ति ने अपनी दोस्त सना खान का कत्ल क्यों किया होगा? ने इस सवाल का जवाब भी सना की मां मेहरुनिसा ने ही दिया था। इस जवाब के हिसाब से अमित जबलपुर में एक होटल खोलने जा रहा था। ढाबा चलाने का तजुर्बा अमित साहू को पहले से ही था और इस बात की जानकारी सना को भी थी। इसलिए सना ने इस होटल में अमित साहू के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला कर लिया था। सना ने इस होटल में पार्टनरशिप के लिए अमित साहू को करीब 50 लाख रुपए भी दिए थे और वो भी अपने घर वालों को बिना बताए। लेकिन अब पैसे देने के बाद से ही कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे कि जल्द ही अमित साहू और सना के रिश्तों में दूरियां आने लगी और रिश्ते खराब होना शुरू हो गए थे। अमित साहू के होटल का काम अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था कि सना अब अमित से अपने पैसे वापस मांगने लगती हैं। एक रोज जब वो अमित से फोन पर पैसे की बात कर रही थी, तब सना की मां मेहरुनिसा ने ये बातचीत सुन ली थी। जब सना की मां मेहरुनिसा को ये पता चला कि सना ने अमित साहू को 50 लाख रुपए दिए थे, तो सना की मां ने कहा कि वो अमित से पैसे वापस मांग ले। और इसी के बाद 1 अगस्त को अमित से अपने पैसे वापस लेने के लिए सना नागपुर से जबलपुर के लिए जाती हैं और वो भी अकेले। लेकिन जबलपुर जाते ही सना खान अचानक गायब हो जाती हैं। अब पुलिस के सामने धीरे धीरे इस केस की कुछ तस्वीरें साफ होने लगी थी। अब पुलिस को केवल अमित साहू के हत्थे चढ़ने का इंतजार था, क्योंकि पुलिस अब उसे गिरफ्तार करना चाहती थी। पुलिस ने अमित साहू के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के जो फोन नंबर थे उन सभी को सर्विलांस पर लगा दिए थे और पुलिस की ये तरकीब काम भी कर जाती है। अब पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त को अमित साहू अपने एक रिश्तेदार को फोन करता है और उधर पुलिस भी ये फोन टैप कर रही थी और पुलिस इस फोन की जो बातचीत थी वो सुन रही थी। इस फोन कॉल के जरिए अमित साहू की लोकेशन पुलिस को पता चल जाती है। अब लोकेशन पता चलने के बाद तुरंत नागपुर और जबलपुर की जो पुलिस थी वो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और गोरीघाट से अमित साहू को पुलिस दबोच लेती है। अब जो आगे की कहानी थी वो अमित साहू को ही सुनानी थी। सना की गुमशुदगी से लेकर कार की डिग्गी में खून के छींटों तक की जो पहली थी, अब वो केवल अमित साहू ही सुलझा सकता था। अब अमित साहू अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। अब जो पहली थी वो सुलझना शुरू तो हुई थी, लेकिन अभी खत्म होना बाकी थी। अब अमित साहू ने जैसे ही अपना मुंह खोला, फौरन पुलिस की एक टीम जबलपुर की मशहूर हिरन नदी पर जा पहुंची। पुलिस की टीम में कुछ गोताखोर और पुलिस वाले भी शामिल थे। ये सभी मिलकर उस गुमशुदा सना खान की वहां पर तलाश कर रहे थे, जो 2 अगस्त को गायब हुई थी। अब सवाल ये था कि सना उस हिरन नदी तक पहुंची कैसे? अमित साहू पुलिस को ये बताता है कि ये सच है कि मैंने और सना खान ने शादी की थी और सना ने उसे 50 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन किसी वजह से होटल का काम शुरू नहीं हो सका था और बाद में सना उसे पैसे वापस मांगने लगी और इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था।
अमित साहू बताता है कि 2 अगस्त को जब सना उसके घर जबलपुर में आई थी, तो पैसों को लेकर दोनों में एक बार फिर झगड़ा हुआ और इसी झगड़े के दौरान अमित साहू ने एक लोहे की रोड से सना खान का सर फोड़ दिया था। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती और इसके बाद अमित साहू ने सना की मौत की खबर अपने 2 दोस्तों को दी थी और इसके बाद अमित साहू ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सना की जो डेड बॉडी थी उसको कार की डिग्गी में रखा और फिर कार को वो हिरन नदी की तरफ ले जाता है। हिरन नदी उसके घर से करीब 45 किलोमीटर दूर थी। अब इत्तेफाक से 2 अगस्त को सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी और ये वही वक्त था जब पंजाब और हिमाचल में बाढ़ आई हुई थी। हिरन नदी अपने उफान पर थी, पानी का बहाव बेहद ही तेज था। सना की लाश नदी में फेंककर वो तीनों वापस लौट आते हैं। अमित के इस बयान के बाद ही पुलिस गोताखोरों के साथ उस हिरन नदी में जा पहुंची थी, लेकिन कई दिनों की तलाशी के बावजूद भी पुलिस को सना खान की लाश नहीं मिलती है। अब अगस्त के पहले हफ्ते में हिरन नदी के उफान को देखते हुए पुलिस भी ये मान चुकी थी कि सना की लाश अब नदी में मिलना बेहद ही मुश्किल है। अब उधर सना की गुमशुदगी के बाद से ही सना के भाई मोहसिन को भी इस बात का अंदेशा था कि सना खान का कत्ल हो चुका है। सना खान की लाश न मिलने की सूरत में पुलिस एक अजीब सी कसम में थी। अब जो दोनों राज्यों की पुलिस थी, जबलपुर और नागपुर पुलिस, ये अच्छी तरीके से जानती थी कि सिर्फ कातिल का इकरार जुर्म ही उसे कातिल साबित नहीं कर सकता। पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों का कोर्ट में कोई मतलब नहीं है। अगर अमित साहू कोर्ट में अपने बयान से पलट गया तो पुलिस के लिए कत्ल की बात साबित करना, वो भी बिना लाश के, बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। सना खान के इस केस में पुलिस अमित साहू के साथ साथ 5 और आरोपियों को भी गिरफ्तार करती है। ऐसे में जब सना खान की लाश नहीं मिलती है तो ये भी शक उठता है कि कहीं अमित साहू ने पुलिस को उलझाने के लिए जानबूझकर हिरन नदी का तो नाम नहीं लिया, जबकि लाश कहीं और छुपा दी थी। अब इत्तेफाक से 9 अगस्त को जबलपुर के करीब हरदा जिले में एक खेत में मौजूद एक कुएं से एक लाश मिलती है और वो लाश एक लड़की की थी। लाश को हरदा जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया जाता है। उधर हरदा पुलिस को भी सना खान की गुमशुदगी की जो कहानी थी वो पता थी। हरदा पुलिस जबलपुर पुलिस को इस जो हरदा पुलिस थी, अब वो जबलपुर पुलिस को इस लावारिस लाश की जानकारी देती। जबलपुर पुलिस मुर्दाघर पहुंचती। इसके बाद सना के भाई मोहसिन को भी मुर्दाघर बुलाया जाता है ताकि वो लाश की शिनाख्त कर सके, लेकिन मोहसिन लाश को देखते ही साफ इनकार कर देता है कि ये उसकी बहन सना की लाश नहीं है। उसका कहना था कि ये सना नहीं हो सकती। अब जबलपुर पुलिस भी उलझन में थी कि अगर अमित का बयान सच है कि उसने लाश हिरन नदी में फेंकी थी, तो फिर लाश नदी से बहते हुए एक खेत में एक कुएं तक कैसे पहुंच सकती है। अब कुल मिलाकर कहानी ये है कि लगभग ज्यादातर पहेली तो सुलझ चुकी है, लेकिन सबसे अहम पहेली अभी भी अनसुलझी है और वो ये है कि अगर सना का कत्ल सचमुच में हो चुका है तो उसकी लाश कभी पुलिस के हाथ लग पाएगी, और अगर लाश पुलिस के हाथ नहीं लगी तो इस मुकदमे का हश्र क्या होगा। क्या सना की लाश कभी पुलिस को हाथ नहीं लग पाएगी। अब जो जबलपुर पुलिस है उसको जांच में यह भी पता चलता है कि जो अमित साहू था वो सना खान को सेक्सटॉर्शन में धकेलकर उसके साथ अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाता था और उसे ब्लैकमेल करता था। इसके अलावा उसने कई मर्तबा सना खान को रसूखदारों के पास भी भेजा था। तो दोस्तों, ये थी सना खान उर्फ हिना हत्याकांड की एक ऐसी कहानी जिसमें सना खान की लाश का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। और बताइए, अगर सुनाई गई कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।